अरे तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मिश्रा जी के दोनों खेत डुबो दिए तुमने। अरे मालिक, पर हमने क्या किया? हम तो पूरी मेहनत से वहां खेती करते थे। अब कल रात को उधर बारिश हो गई तो उसमें हमारी क्या गलती मालिक? तुमने 10 खेत ऐसे ही बर्बाद खराब करवा दिए। किसी की सब्जियों में कीड़े पड़ जाते हैं, किसी के में फसल खराब निकलती, और एक की तो जमीन ही बंजर कर दी। पर इसमें हमारी क्या गलती है मालिक? अरे तो हमेशा वही क्यों गड़बड़ होती है जहां तुम काम कर रहे होते हो? बोलो। पता नहीं मालिक। पता नहीं? अरे मेरा भी सत्यानाश करवा रहे हो। मैंने ही गलती की जो तुम्हें काम पर रख लिया। सुनो, एक काम करो, तुम अब ये काम छोड़ दो। अरे ऐसा ना करो मालिक, हमारे पास वैसे ही पैसे बिल्कुल नहीं है। क्या मैंने ही सारी जिम्मेदारी ले रखी है? जाओ यहाँ से। मैंने कहा चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चलो जाओ। दोनों भाई कड़कती ठंड की शाम में वापस अपने छोटे से टूटे घर में लौट आते हैं। भैया आप क्या करेंगे? पता नहीं भाई, अब तो किस्मत का इतना बुरा प्रकोप आन पड़ा है कि कोई अपनी दुकान के आसपास भी नहीं खड़ा होने देता है कि कहीं उनकी दुकान ही ना बंद हो जाए। भैया अब फिर से कल जाकर के काम ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन ही महेश और जितेश काम ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि पास में एक नया घर बन रहा है जहां पर एक ठेकेदार बैठा है। महेश और जितेश तुरंत उसके पास चले जाते हैं। मालिक नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलो। मालिक हम कुछ काम ढूंढ रहे थे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर कुछ आपके यहाँ काम मिल जाता तो। अच्छा तो ये बताओ, मजदूरी वगैरह कर लेते हो? मालिक हमने हर काम किया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब कर लेते हैं। चलो फिर, अभी बाकी मजदूर भी आने वाले होंगे कि तुम शुरू करो। ये जो ईंटें यहाँ पर रखी है ना, देख रहे हो, तो इनको जो है तोड़ना है। तो चलो तोड़ना शुरू करो फिर। अब जी मालिक, अभी शुरू करते हैं। हथौड़ी छेनी वगैरह कहाँ है? धन्यवाद आपका मालिक, धन्यवाद। महेश और जितेश जाकर काम करने लग जाते हैं। तभी एक मजदूर वहां आता है। अरे ओ लल्लन, अरे बाकी के मजदूर कहाँ है भैया? दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। काफी टाइम हो गया, 9 बज गए। अरे मालिक, अरे पता नहीं मालिक, एकदम से क्या हो लिया, ज्यादातर मजदूर एकदम से बीमार पड़ गया मालिक, एकदम से। और एक तो बता रहा है कि चोट लग गई उसके। अरे क्या बहानेबाजी कर रहे हैं ये सब के सब? अब सच्ची कह रहा हूँ मालिक, बिल्कुल एकदम सच्ची, माँ कसम। अरे एकदम से न जाने क्या मनहूसियत आ गई है। तभी लल्लन की नजर सामने काम करते जितेश और महेश पर पड़ती है। अरे मोरी मैया, अरे मालिक एक बात बताओ, आपने इन्हें काम पे रख लिया है क्या? हाँ काम पे रखा तो है, पर तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है भाई? क्या हो गया? महेश और जितेश डर से उसकी ओर देखते हैं। अरे मैं तभी कहूँ, ये अचानक इतनी परेशानी कैसे आ गई? आपने इन्हें जो काम पे रख लिया। हाँ अरे क्या हो गया भाई, क्या? अरे नहीं तो क्या मालिक, गांव में लोग इन्हें सबसे बदकिस्मत भाई मानते हैं। 12 खेतों में काम किया है और 12 के 12 खेतों का नुकसान करवा दिया इन्होंने। और तो और, एक बार तो एक टपरी पे चाय पीने गए, अगले दिन वो टपरी बंद हो गई। बताओ। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती? वो गैर कानूनी काम करता था चाय बेचने के बहाने, इसीलिए छापा पड़ा था। ओ भाई तुम निकलो, कहीं हमारे काम में भी परेशानी ना आ जाए। अरे पर मालिक बात तो सुनिए। अरे मैंने कह दिया भैया, है सामान यहाँ रखो और चुपचाप खिसक जाओ यहाँ से। चलो बता रहे।
महेश और जितेश बदकिस्मती से वहाँ से भी निकाल दिए जाते हैं। वो पूरा दिन घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता और थक हार कर वो अपने घर वापस लौट आते हैं। इतने पैसे तक नहीं है कि नया कंबल खरीद सके। अरे भाई, अब तो इन्हीं फटे पुराने कंबलों से खुद को ढकना होगा रे। महेश और जितेश उन कंबलों को ओढ़कर सो जाते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां एक भयंकर तूफान आ जाता है जिसकी आवाज से दोनों भाइयों की नींद खुल जाती है। अरे भैया भैया, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा और इतनी ठंड लग रही है। अरे शायद तूफान आया है रे बाहर। तभी उन्हें दिखता है कि घर की छत पर आई दरार और बढ़ जाती है और तभी छत का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। अरे छोटे निकल यहाँ से। अरे ये तो पूरी छत ढहने वाली है। और एक काम कर, अपने साथ कंबल ले ले भाई। दोनों भाई अपने कंबल लेकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं, पूरी की पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है जिसे देख दोनों भाई कांप उठते हैं। हे भगवान, बाल बाल बचे। अरे बच तो गए हैं, पर अब इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? मेरे तो हाथ ही जम रहे हैं रे ठंड से। अरे थोड़ी देर भी अगर यहाँ रहे तो ठंड से यहीं जम जाएंगे, बता रहा हूँ। भैया एक काम करते हैं ना, फिलहाल के लिए जंगल में चले जाते हैं, वहीं आग वाग जला के बैठ जाएंगे और क्या। और कंबल तो है भी हमारे पास। जंगल, हाँ सही कहा। चल जल्दी भाग। जितेश और महेश अब जंगल में चले जाते हैं और आग जलाने की जगह ढूंढ ही रहे होते हैं लेकिन तूफान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। भैया आपने देखा, सिर्फ हमारे ही घर की छत टूटी, बाकी सब गांव वालों की छत ठीक ठाक रही। शायद हम दोनों सच में बदकिस्मत है भैया। अरे चुप रहे पगले, अरे ऐसा कुछ नहीं है रे। छत में तो पहले से ही कई दरारें आ रखी थी और हमारे पास उसको पक्का कराने के पैसे ही कहाँ थे रे। वो भी तो बदकिस्मती ही हुई ना भैया। अरे चुप हो जा। बापू क्या कहते थे, याद नहीं है तुझे? हैं? क्या कहते थे वो कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। हाँ, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। हमारा काम बस कर्म करना है। सुना नहीं गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? है? फल देने वाले भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, देख लेना भाई। दोनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है सामने एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। अरे कोई तो मदद करो, कोई मदद करो। अरे हे भगवान, अरे ये अम्मा इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं भाई? दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो ऐसी आंधी और इतनी भयंकर ठंड में? अरे कुछ हो जाएगा। जितेश और महेश तुरंत उन्हें अपने कंबल से ढक देते हैं। बेटा, वो मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड हो रही थी तो सोचा थोड़ी लकड़ी लाके जला लूं, लेकिन इतनी ठंड थी कि बाहर मेरी सारी हड्डियां सर्दी में जकड़ गईं। अरे अम्मा, हमें बताओ फिर आपकी झोपड़ी कहाँ है? हम आपको वहीं छोड़ कर आते हैं। बस यही है बेटा। जितेश तभी उस बुजुर्ग औरत को अपनी गोद में उठा लेता है। अम्मा, आप मुझे बताते जाना रास्ता। अच्छा ठीक है बेटा। जितेश और महेश भरी ठंड में कांपते हुए उस बुजुर्ग औरत को अपने कंबल देकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा सुनता है और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये मैं देख सकती हूँ।
जितेश और महेश उस बुजुर्ग औरत को लेकर काफी देर तक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं झोपड़ी नहीं दिखती और देखते ही देखते जंगल और गहरा होता जाता है। अरे अम्मा कितनी दूर और है? बस थोड़ी दूर और है बेटा। जितेश और महेश काफी देर तक उस बुढ़िया को लेकर यूं ही चलते रहते हैं। सामने वो घनी झाड़ी दिख रही है बेटा, बस उसी के पीछे है। जितेश और महेश उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखता है सामने एक बड़ी सी झोपड़ी है। जितेश बुढ़िया को नीचे उतार देता है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। जितेश और महेश जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि झोपड़ी में चारों ओर गर्माहट है। अरे वाह भैया यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है मानो धूप खिली हुई हो। सर्दी कितनी कम लग रही है ना यहाँ। हाँ, पर अम्मा आपने तो बोला था कि आपको यहाँ ठंड लग रही थी। दोनों भाई अम्मा की ओर पलटते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हाँ, अम्मा कहाँ गई? महेश, अम्मा कहाँ गई? पता नहीं भैया, अभी तो यही थी। दोनों भाई बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन आसपास बस अंधेरा होता है। हाँ, कहाँ गई अम्मा? तभी उनके सिर के ऊपर से चांद की रोशनी में एक सफेद कबूतर उड़ता जाता है। जिसका मन पूरी तरह से सच्चा है, उसका बसेरा इस जगह पर पक्का है। क्या था ये? अरे अम्मा ने भी तो यही कहा था ना कि हमारा मन सच्चा है। दोनों भाई वापस उस घर के अंदर चले जाते हैं। भैया, इसका मतलब वो कोई जादुई अम्मा थी। इसका मतलब ये भी है कि ये घर हमारे लिए है। मुझे नहीं पता भाई, पर आज रात के लिए यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहे तो इस सर्दी में हम बच नहीं पाएंगे। जितेश और महेश सामने रखी अलमारी खोलते हैं, जहां नए कंबल और गद्दे रखे होते हैं। अरे महेश, ये देख, ये तो बिल्कुल नए हैं रे। हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अब जो भी हो रहा है उसे भगवान का आदेश मान के स्वीकार कर ले छोटे, वरना तो अब तक हमारा बुरा हाल हो चुका होता। दोनों भाई वो गद्दे बिछाकर उन नए कंबलों को ओढ़कर वहीं सो जाते हैं। दोनों भाई अगली सुबह उठकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने एक बड़ा सा खाली खेत है। ये क्या है? और आपने ये खेत देखा? हाँ भाई, ये खेत है किसका? लेकिन महेश और जितेश जाकर उस खेत की मिट्टी छूकर देखते हैं। अरे भैया, जरा देखिए तो, इस खेत की मिट्टी भी कितनी उपजाऊ लगती है। अरे महेश, अपने जीवन में न कभी इस खेत को देखा और न ही कभी कुछ सुना ही इस खेत के बारे में कभी। तभी एक कौवा उड़ते हुए उनके सर के ऊपर से चिल्लाता हुआ आ जाता है। मेहनती इंसान को गिर के उठना दोबारा है, और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, अरे पहले सफेद कबूतर, फिर ये कौवा, ये पक्षी बोल कैसे पा रहे हैं? ये तो कोई जादुई जगह लगती है भाई। पर ये हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखी? भैया, आपने ही तो कहा था कल कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो क्या पता यही हमारा फल हो भैया। जितेश कुछ देर के लिए चुपचाप उस खेत की तरफ देखता रहता है। यह शायद हमारे स्वर्गवासी माता पिता का आशीर्वाद हो। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भैया, हम अब इतने बड़े खेत को जोतेंगे कैसे? अरे वाह, हाथ में खेत आते ही मेहनत भूल गया। अरे भगवान ने सिर्फ मौका दिया है छोटे, पर इस मौके का फायदा हमें अपनी मेहनत से उठाना पड़ेगा ना।